हेलो फ्रेंड्स, 20 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 18 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट वंडर्स वेदर प्राइवेसी कुड बी एन एब्सोल्यूट राइट। तो हमने कल देखा था कि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई है ऑन द क्वेश्चन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो ये राइट टू प्राइवेसी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है या नहीं, ये इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, ऑर्डर आएगा। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट डे की हियरिंग पे पूछा है कि क्या राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट है क्या। तो ये एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है राइट जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। फंडामेंटल राइट्स में भी कोई भी राइट नहीं है जिस जो एब्सोल्यूट है। तो राइट टू प्राइवेसी इज डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। राइट टू लाइफ मतलब आपकी लाइफ कोई नहीं ले सकता, इवन इन द एक्सट्रीम केस आप सोचो तो इवन कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, बट इट इज बाय लॉ। सो इफ योर लाइफ कैन बी टेकन अवे बाय लॉ, तो अगर कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि डेथ सेंटेंस अगर दिया गया तो यू डोंट हैव अ राइट टू लाइफ। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते ही है। तो वैसे राइट टू प्राइवेसी भी एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकती, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पे हो गई। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कैन नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजंस। तो एक्चुअली ये पूरा केस वही है, एक्चुअली आधार के ऊपर ये एजुकेशन करना है, पर उससे पहले ये एक 9 जज बेंच बनाया गया है राइट टू प्राइवेसी पे। फिर आधार पे पेटिशनर्स की हियरिंग होगी कि राइट टू प्राइवेसी पहले ये डिसाइड हो जाए कि फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो अगर वो फंडामेंटल राइट और राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है आधार, तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये पेटिशनर्स ये चाहते आधार के अगेंस्ट जो पेटिशन किए पेटिशनर्स ने। तो ये है। इवन एक जज है जस्टिस चंद्रचूड़ इन दिस 9 जज बेंच, उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आजकल के टेक्नोलॉजी जमाने में आप राइट टू प्राइवेसी को नॉन निगोशिएबल रख सकते हैं क्या। क्योंकि आप राइट टू प्राइवेसी अपना गिव अप करते ही है, क्योंकि आप जब कोई टेक्नोलॉजी कोई सर्विस प्रोवाइडर से कुछ एक्सेप्ट करते हैं तो उनको आप अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो देन ऑल दीज डिटेल्स आर देयर विद देम। लेकिन ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो अलग पॉइंट है कि यू आर एक्सेप्टिंग, यू नो एंड यू हैव एन ऑप्शन कि आप लो या ना लो। पर अगर गवर्नमेंट कुछ मैंडेटरी करते तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, यू हैव टू गिव अप योर राइट टू प्राइवेसी। इस कंटेक्स्ट में और एक केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने रिगार्डिंग व्हाट्सएप फेसबुक डील के बारे में। तो उसमें व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी निकाली थी कि वो सारे अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे। तो तब ये रूलिंग इवन हाई कोर्ट में जब ये केस था, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ये रूलिंग यहाँ पे वही थी कि व्हाट्सएप फ्री सर्विस है। तो अगर आप फ्री सर्विस यूज कर रहे हो, उनकी कोई पॉलिसी है तो वो उनकी पॉलिसी है, फिर या तो आप वो सर्विसेज से आप विड्रॉ कर दो। तो वो एक ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई यूजर अपना अकाउंट डिलीट करता है तो व्हाट्सएप भी अपने सर्वर से उसके सारे डिटेल्स लीक कर देंगे और शेयर नहीं करेंगे। तो ये एक अश्योरेंस व्हाट्सएप से लिया गया था। तो ये मतलब ओपन होता है कि यू एक्सेप्ट और यू डोंट एक्सेप्ट, बट अगर कोई चीज मैंडेटरी की गई देन यू डोंट हैव अ चॉइस इन राइट टू प्राइवेसी। तो वही है। तो यहाँ पे वही वो क्वेश्चन कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली उनका क्वेश्चन ये है कि राइट टू प्राइवेसी तो आपको सरेंडर करना ही पड़ता है इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये है। और एक चीज जो है वो चंद्रचूड़ कह रहे हैं वो ये है कि राइट टू प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को ना लिंक किया जाए। तो डेटा प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि एक कंसर्न जो आधार रिलेटेड रेज होता है कि अगर गवर्नमेंट इतना सारा डेटा सारे सिटीजन का ले रही है, इवन बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ले रही है, तो वो कितना सिक्योर है, डेटा प्रोटेक्शन कितना है। अगर वो लीक हो गया या किसी ने हैक कर दिया, तो वो कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं। तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि वो अलग इशू है, डेटा प्रोटेक्शन अलग इशू है, राइट टू प्राइवेसी अलग इशू है। तो वो दो पॉइंट्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, तो ये वही जो यहाँ पे पॉइंट्स रेज किए गए थे, ये भी कहा गया कि क्या राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन करके एक राइट देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि राइट टू प्राइवेसी डिफाइन करने से ज्यादा नुकसान होगा और फायदा नहीं, क्योंकि फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस राइट टू प्राइवेसी मतलब यही, राइट हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर सेंस। अगर बड़े सेंस में उसको वाइडर सेंस में उसको इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे उसको डिफाइन करके कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करना है उसको, ये पॉइंट रखा गया। फिर अगला न्यूज आइटम है बैकिंग फॉर ड्राफ्ट लॉ अगेंस्ट लिंचिंग। तो ये एक्चुअली एक लॉ फॉर्मुलेट किया गया है बाय नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने लॉ बनाई है, मानव सुरक्षा कानून, इसको मसूका कहा जा रहा है।
तो ये मसुका के लिए काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सपोर्ट दिखाया है, जैसे कांग्रेस, सीपीआईएम, आप, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी एक्सेट्रा। तो ये सारी पार्टीज इस मसुका लॉ को सपोर्ट करती है और वो कह रहे हैं कि हम पहले गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप पहले एक लॉ लेकर आओ। अगर गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट लॉ लेके आती है पार्लियामेंट में ऑन दिस मॉब लिंचिंग इशू, तो फिर हम मसुका को नहीं लाएंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं लाएगी लॉ तो फिर मसुका को लाया जाएगा एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल मतलब को मिनिस्टर उसको नहीं ला रहे। तो गवर्नमेंट बिल्स जो होते हैं, मिनिस्टर्स बिल, तो वो एग्जीक्यूटिव से ही आते, तो उनके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की लोकसभा में मेजोरिटी होती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर्स बिल काफी रेयरली ही इंडियन पार्लियामेंट में भी पास हुए, तो ये एक पॉइंट रखा गया है। तो मसुका में वही है कि मॉब लिंचिंग को नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, उसके लिए पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और इवन इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इस केस इन केसेस में होनी चाहिए। और अगर लोकल एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर अगर नहीं करते पुलिस ऑफिसर्स, तो उनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है बफेलो मीट एक्सपोर्ट फॉल्स 4.35% इन अप्रैल में। तो ये बफेलो मीट एक्सपोर्ट कम हो रहा है। हालांकि जो गवर्नमेंट ने रूल्स लाए थे, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स रूल्स, जिसके अंदर वो सेल ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर के लिए वो बैन लाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो रूल्स को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। पर फिर भी हम देख रहे हैं बफेलो एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, और एक्चुअली मीट एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ओवर द इयर्स ड्रॉप हो रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है नवीन्स प्ली टू सेंटर ऑन पाइका रिबेलियन। तो ये पाइका रिबेलियन जो 1817 में यहाँ उड़ीसा में हुआ था, उसके ऊपर है। तो ये रिबेलियन रिवोल्ट ऑफ 1857 से 40 साल पहले हुआ है। तो ये सिपाही म्यूटिनी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने प्रपोजल दिया है सेंटर को कि ये पाइका रिबेलियन ऑफ 1817 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए। तो ये एक्चुअली इसके 200 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो 200 एनिवर्सरी ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन होने वाला है पाइका रिबेलियन का। तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे उन्होंने ये डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने कहा है कि इसको पॉजिटिवली प्रपोजल को कंसिडर किया जाए। तो ये वो कह रहे हैं कि ये भी जो रिबेलियन था ये सिर्फ ईयर पहले था, इससे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं है, पर इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी यही थे कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। तो उसको पाइका विद्रोह ये ओडिशा में कहा जाता है पॉपुलरली। तो ये पाइका एक्चुअली ओरिया वर्ड है जिसका मतलब है फाइटर या वॉरियर। तो ये पाइका रिबेलियन स्टार्ट हुआ था 1817 में, यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। बुक्सी जगबंधु ये उनके साथ ये खुर्दा से यहाँ पे शुरू हुआ था ये, और ये रिबेलियन वही था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट था। 1.5 साल लगा, फाइनली इनको 1818 सितंबर में इसको रिवोल्ट को एंड किया गया बाय द कॉलोनियल पावर्स विद फोर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है कर्नाटका इन नो हरी टू डिसाइड स्टेट फ्लैग। तो कर्नाटका एक्चुअली अपना स्टेट फ्लैग चाहती है, कन्नड़ फ्लैग जो है। तो ये रेड एंड येलो कन्नड़ फ्लैग है जो एक्चुअली माँ रामामूर्ति इन्होंने इसको बनाया था। ये प्रोमिनेंट राइटर और कन्नड़ एक्टिविस्ट है, वो कन्नड़ वीर सेनानी कहा जाता है। तो ये जो है इन्होंने फ्लैग फॉर्मुलेट किया था, और इनका बर्थ ईयर है 1918। तो ये बर्थ सेंटेनरी ईयर अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में कर्नाटका चाहती है कि ये कन्नड़ फ्लैग को ये लीगल स्टेटस दिया जाए, पर वो ये भी कह रहे मिनिस्टर यहाँ पे कि हम नहीं चाहते कोई कंट्रोवर्सी हो। तो ये क्योंकि नेशनल फ्लैग होता है, स्टेट फ्लैग्स भी हो सकते हैं, नेशनल एंथम है, स्टेट एंथम्स होते हैं। तो हालांकि कहीं पे डिसअलाउड तो नहीं है, ये मतलब मना नहीं किया गया है कि आप अपना स्टेट फ्लैग नहीं रख सकते, पर कहीं पे मेंशन भी नहीं किया गया। तो ये वो कह रहे कि ये लीगल ग्रे एरिया है, और वो कह रहे हमको कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमको कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन ये इंटेंशन है, कर्नाटका चाहती है कि वो कन्नड़ फ्लैग को लीगल स्टेटस दे। फिर अगला न्यूज आइटम है मिनिस्ट्री नीति आयोग मूट प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिलेक्ट सर्विसेज इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो नीति आयोग और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलके ये रिपोर्ट सबमिट किया है। 140 पेज डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने कहा है कि हमने वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेशन के साथ ये बनाया गया है। तो ये नीति आयोग की पॉलिसी जो है अब ये है कि प्राइवेट सेक्टर को रोप इन किया जाए इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे
थोड़े सर्विसेज के लिए फंक्शन करने के लिए अलाउ किया जाए, तो उनको 30 साल का लीज दिया जा सकता है इसके लिए। तो ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होगा ये सिर्फ 3 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए होगा। तो ये मतलब जो हार्ट रिलेटेड कार्डियक डिजीजेस है, पल्मोनरी मतलब लंग्स रिलेटेड, फेफड़े रिलेटेड और कैंसर के, तो ये 3 एस्पेक्ट के लिए यहाँ पे जो 3 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब प्राइवेट पार्टनर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स है उनके स्पेस में जो पब्लिक सेक्टर में है उनके साथ ये टायर 2 टायर 3 सिटीज में स्पेसिफिकली यहाँ पे वो पीपीपी करके वो फंक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रपोजल है। तो इसके लिए एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है बाय नीति आयोग और ये वो स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने भेजा है जून में। तो इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था स्टेट्स को अपना रिस्पांस देने को। तो एक्चुअली जो हेल्थ है स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स करने होंगे। तो वो ये भी कह रहे कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन प्राइवेट एंटिटीज को वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रोवाइड कर सकती है। अगर वन टाइम सीड मनी उनको चाहिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो उसके लिए वो पैसा भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो ये वो भी देगी, वो भी कहा गया है। प्लस वो प्राइवेट सेक्टर एम्बुलेंस सर्विसेज शेयर करेंगे, ब्लड बैंक्स शेयर करेंगे और इवन मॉर्चुरी सर्विसेज जो है वो शेयर करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इसके ऊपर काफी सारा क्रिटिसिज्म आया है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक तो सिविल सोसाइटी के साथ, एकेडमिशियंस के साथ, किसी की स्टेक होल्डर्स के साथ कोई डिस्कशन कंसल्टेशन नहीं हुआ ये सब फॉर्मुलेट करने से पहले। और वो कह रहे कि ये डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई रिजर्व्ड बेड या कोटा नहीं होगा या कोई फ्री सर्विसेज के लिए सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइज किया जा रहा है उधर कोई ये रिजर्वेशन कोटा नहीं होगा, ये मेंशन किया गया है। और क्वेश्चंस ये है कि अगर गवर्नमेंट इतना सब प्रोवाइड कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रही है फंक्शन करने को, तो उसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? तो क्रिटिकल पब्लिक एसेट्स वो दे रहे कि प्राइवेट सेक्टर यूज करे, पर क्या फायदा? बल्कि ये एक्चुअली ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए कि सबको हेल्थ कवरेज एक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर आ रहा है तो वो ऑफकोर्स उनकी फीस ज्यादा होगी और वो जो पे करेंगे उनको ही वो मेडिकल सर्विसेज मिलेगी, तो इससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो हो नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट को बल्कि ये प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रही है। तो वो है। इवन नीति आयोग किस बेसिस पे ये बना रही है पॉलिसीज वो भी क्वेश्चन किया गया क्योंकि नीति आयोग को बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो प्लानिंग कमीशन एक्चुअली वही कहा गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाया जाएगा, तो हेल्थ तो एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है, फिर इसके लिए नीति आयोग क्यों पॉलिसी बना रही है? तो ये भी क्वेश्चन किया गया है। वही है। तो यही है सारे पॉइंट्स है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी नहीं हो पाएगा। तो ये इतना सारा बेनिफिट्स देके कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट्स देके ना लोगों को कुछ फायदा हो रहा है ना गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो रहा है। वो ये सर्विसेज तो उनको मिलेगी पर प्राइवेट सेक्टर अपना भी प्राइवेट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए इतनी फैसिलिटीज देने की क्या जरूरत है? और वो भी सिटीज में, ये टायर 2 टायर 3 सिटीज में, विलेज लेवल पे, क्योंकि वो वहां तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ जो अफोर्ड कर पाएंगे उनको ये सर्विसेज मिलेगी। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस फॉर फॉरेनर्स ऑन इंडियन ट्रेन्स। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है फॉरेन टूरिस्ट कोटा जिसको एक्सपांड किया गया। फॉरेन टूरिस्ट कोटा पहले से था, 8 बर्थ्स है, 8 बर्थ्स है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास एसी कोचेस की जो रिजर्व होती है फॉरेन टूरिस्ट कोटा में। प्लस अब अलाउ किया गया है कि फॉरेन नेशनल्स और एनआरआईज अपनी ट्रेन बुकिंग 1 साल एडवांस में कर सकते हैं ई टिकटिंग के थ्रू। तो नॉर्मली जो है इंडियंस को अलाउड होती है यहाँ पे 4 मंथ्स इन एडवांस, 4 मंथ्स इन एडवांस अलाउड होता है, लेकिन इनके लिए 1 ईयर इन एडवांस अलाउड होगा और इनके लिए सीट्स रिजर्व होगी। और ये रिजर्वेशन के अलावा भी वो जनरल कोटा में भी बुकिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ फॉरेन कोटा में ही रिजर्वेशन करे। और वही है, अगर इंडिया में जैसे रिजर्वेशन शुरू होते हैं तो थोड़े मिनटों में ही वो पूरा वेट लिस्टिंग में चला जाता है क्योंकि काफी सारा कोटा ऑलरेडी तत्काल के लिए होता है, इवन इमरजेंसी कोटा वीआईपीज के लिए होता है, तो काफी जल्दी बुकिंग खत्म हो जाती है। तो ये है। और ये फॉरेनर्स को जो ये एडवांटेज दिया जा रहा है उसमें उनके ऊपर फीस जो चार्ज की जा रही है, मतलब जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो है 1.5 टाइम्स द बेस फेयर जो किराया है, और इवन जो सर्विसेज चार्ज एक 200 रुपीज एक्स्ट्रा है पर टिकट पे। तो कोई सिग्निफिकेंट ज्यादा चार्जेस नहीं है सिग्निफिकेंटली, और ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। हालांकि कंट्री में इवन फॉर इंडियन नेशनल्स ट्रेन टिकट बुकिंग करने में काफी दिक्कत होती है, काफी एडवांस में करने पे भी टिकट्स नहीं मिल पाती।
फिर अगला न्यूज आइटम है न्यू सोशल सिक्योरिटी नेट प्लान। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफी टाइम से गवर्नमेंट ये पॉलिसी प्लान कर रही है और वो इंट्रोड्यूस करेगी जल्दी, वो कह रहे हैं। जो सबके लिए होगा, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सारे वर्कर्स के लिए, इवन डोमेस्टिक हेल्प, सबके लिए ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नेटवर्क है उनमें उन्होंने कहा है कि 4.8 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर्स है, मतलब एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 12% रेट पे। तो ये है। एक क्वेश्चन ये भी रेज किया गया कि काफी सारे आईटी एम्प्लॉइज है जिनको अभी सर्विसेज से निकाला जा रहा है, तो उनकी सर्विसेज टर्मिनेट करने पर उनको दिक्कतें आ रही है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इवन इंडियन आईटी कंपनीज ये स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये कहा गया कि उनकी वेजेस ज्यादा होती है, और ये जो ईपीएफ के अंदर वेजेस सीलिंग है वो है ₹15,000 पर मंथ। ऑफकोर्स वो इसके लिए तो एलिजिबल नहीं हो गया, पर गवर्नमेंट कह रहे हैं कि उनके लिए भी वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है IIITs नाउ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये है IIITs, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये IIITs अभी फिलहाल कंट्री में 23 है। तो जो 5 इसमें से है वो गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर है, उन्होंने वो उनको फंड करती है। बाकी सारी जो IIITs है वो PPP मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसके अंदर जो मॉडल है 50% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 35% शेयर होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर, उनका 15% शेयर होता है। तो ये पीपीपी मॉडल पे काफी सारी IIITs एस्टेब्लिश की गई है। तो अब जो ये बिल पास किया गया है लोकसभा में, इन्होंने ये सारी पीपीपी IIITs को भी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया है। तो जो 5 IIITs है जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर है, उनको ऑलरेडी दिया जा चुका है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस, अब बाकी को भी दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट वही डिफेंड कर रही है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन भी जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ तो फीस हाइक होगी। प्राइवेट सेक्टर को अर्न करना है तो वो और तरीके से भी अर्न कर सकते हैं, जैसे ग्रांट्स के लिए, रिसर्च ग्रांट्स के लिए फंड जो मिलते हैं उनसे भी वो अर्न कर सकते हैं, प्रोजेक्ट से वगैरह। तो ये पॉइंट रखा जा रहा है। फिर ये है IIITs का पूरा डिटेल। तो वो ये 5 जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड और मैनेज करते, वो ये 5 ये लोकेशन पे है, मेंशन किया गया है। बाकी यही है, 2014 में एक एक्ट पास किया गया था, जिसके बाद ये पीपीपी मॉडल पे IIITs बनाई गई, और इवन जो ये 5 ऑलरेडी थी उनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस दिया गया। और जो ये 2017 का बिल पास किया गया लोकसभा में, जो अभी न्यूज है, उसमें उन्होंने ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस पीपीपी IITs को भी दे दिया है। तो ये स्टेप लिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना शोज जीरो टॉलरेंस टू सोवरेनिटी थ्रेट्स। तो चाइना इंडिया का जो डोकलाम रीजन में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो तो एक है ही, बाकी एरियाज में भी जहाँ पे भी चाइना की टेरिटोरियल सोवरेनिटी पे क्वेश्चन रेज किया गया, तो काफी असर्टिव रही है और जरा भी टॉलरेंट नहीं रही है, जीरो टॉलरेंस रहा है। तो ये तिब्बत का केस लिया जाए या ताइवान और इवन साउथ चाइना सी, तीनों केसेस में हमने देखा है कि चाइना काफी असर्टिव रही है। तो जो तिब्बत का केस है वो है दलाई लामा विजिट पे। तो रिसेंटली जब दलाई लामा ने इवन मंगोलिया को में भी विजिट किया था, तो मंगोलिया जो चाइना की नेबर है और काफी सिग्निफिकेंटली ट्रेड रिलेशंस उनके डिपेंडेंट है, वो चाइना से गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है, और उनके ऊपर जब ट्रेड एम्बार्गो लाया गया तो उनको काफी दिक्कत हुई थी। तो वो उन्होंने कहा कि लेसन टीच करने के लिए है कि दलाई लामा को आप एंटरटेन ना करो। तो दलाई लामा इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत से वो उन्होंने एस्केप कर लिया, वो इंडिया में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे वो रहते हैं, उनको इंडिया ने असाइलम दिया था इन 1959। उसके बाद इंडिया चाइना वॉर जो हुआ 1962 में हुआ था। तो वही है, तो एक तिब्बत रिलेटेड इशू है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, और तिब्बत के लिए यहाँ पे वो समझते कि दलाई लामा यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंस नहीं चाहते चाइना से, पर दोनों तरफ है, फेथ नहीं है एक दूसरे में। तो वही। और ताइवान रिलेटेड इशू है, तो ये वन चाइना पॉलिसी जो है ताइवान की, तो ताइवान गवर्नमेंट जो है स्मॉल आइलैंड नेशन है, तो वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, पॉलिटिकली वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, पर चाइना कहती है कि ताइवान भी इंडिया का ही पार्ट है, और ये उनकी वन चाइना पॉलिसी है। और यूएस ने भी अभी प्लान्स
किए हैं कि वो अपने पोर्ट ऑफ कॉल्स जो है ताइवान में उनको रीओपन करेंगे, तो इसके ऊपर भी चाइना काफी इंटॉलरेंट रही है। और साउथ चाइना सी में भी 9 डैश लाइन हमने कई बार डिस्कस किया, चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम मानती है वहाँ पे मैरीटाइम वाटर्स में। तो ये सारे केसेस है। इवन रिसेंटली जो इंडोनेशिया ने भी नॉर्थ नटूना सी नाम दिया पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी को, तो उसके ऊपर भी चाइना खफा हुई है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया हिट बाय 34 रैंसमवेयर अटैक्स, मिनिस्टर टेल्स लोकसभा। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये 2 रैंसमवेयर अटैक्स हुए थे, WannaCry और पेटिया, या इसको नॉन पेटिया भी कहा जा रहा है। तो ये 2 रैंसमवेयर अटैक्स जो थे, इनके बारे में जब पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे गए, तो यहाँ पे पार्लियामेंट में कहा गया, मिनिस्टर ने कहा कि 34 इंसिडेंट्स इसके इंडिया में भी रिपोर्ट किए गए थे। तो ये रिपोर्ट आपको करना होता है टू सर्टेन कम्यूट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को इतने रिपोर्ट्स आए थे अबाउट दीज 2 रैंसमवेयर अटैक्स इन इंडिया। तो ये रैंसमवेयर क्या होते हैं, जिनमें वो रैंसम मांगते हैं कि आपकी फाइल्स एनक्रिप्ट की जाती है और वो कहते हैं आप रैंसम पे करो तो ये आपकी फाइल्स अनलॉक की जाएगी। तो वो $300 अराउंड बिटकॉइन में रैंसम मांग रहे थे। ये हमने सब डिस्कस किया, बिटकॉइन क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, WannaCry और पेटिया ये कैसे डेवलप हुए, सारे डिटेल्स हमने देखे थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जो इवन पैच फाइल्स थी वो अपलोड करने पे ये आप रोक सकते थे। ये सारा मई और जून में दोनों रिस्पेक्टिवली अटैक्स हुए, WannaCry और फिर पेटिया या नॉट पेटिया। तो ये है। और ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स जो होते हैं ये भी हमने डिटेल में तभी डिस्कस किया है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूएस सेनेट कमेटी फॉर बिगर इंडियन रोल इन अफगानिस्तान। तो एक्चुअली अफगानिस्तान में अब यूएस स्टेलमेट पे है, मतलब कोई आगे बढ़ नहीं रही है बात। मतलब उनको यहाँ पे असर्टिवली अफगानिस्तान डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे तालिबान को पीछे लेना है। तो इसके लिए वो चाहते हैं, यूएस चाहती है कि उनकी एलीज पार्टनर्स यहाँ पे उनके साथ ज्वाइन करे। और इवन यूएस सेनेट, तो यूएस का अपर हाउस है, तो यहाँ पे यूएस सेनेट इज एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड। अपर हाउस जैसे इंडिया में राज्यसभा है, तो जनरली अपर हाउसेस के पावर्स काफी कम होते हैं, पर यूएसए में सेनेट के पास काफी प्रोमिनेंट पावर्स है। जो प्रोमिनेंट एडवाइजर्स लाइक प्रोमिनेंट सेक्रेटरीज भी अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो अपॉइंटमेंट्स को सेनेट अप्रूव करती है। तो काफी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह और प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स में सेनेट के पास पावर्स है यहाँ पे यूएस में। तो यहाँ पे यूएस सेनेट के सामने की एक जो कमेटी है उनके सामने ये रिपोर्ट्स रखी गई, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया का असिस्टेंस लेना चाहिए, ट्राइलैटरल कॉपरेशन लाना चाहिए इंडिया की हेल्प से यूएस को अफगानिस्तान में, ताकि यहाँ पे स्टेप्स लिए जा सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट, प्लानिंग, जॉइंट ट्रेनिंग, सारा यहाँ पे इंडिया के साथ यूएसए करे, उसके लिए एंडोर्समेंट दिया जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो है ये नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो यूएसए का है उसकी रिपोर्ट है। तो वही इंडिया के साथ हमने ऑलरेडी यूएसए ने डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव साइन किया है 2012 में, तो इसके अंदर भी इनिशिएटिव चल रहा है। और वही ये कमेटी डिफेंस में इंडिया यूएस का कोऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए एंडोर्समेंट्स कर रही है। और यूएसए का ये कहना है कि इंडिया ज्यादा कीन नहीं है अफगानिस्तान में हेल्प करने को, ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है। तो क्यों कि वो अफगानिस्तान के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्चुअली इंडिया का, पर इंडिया मिलिट्री एस्पेक्ट में ज्यादा स्टेप्स नहीं लेना चाहती। इवन अफगान प्रेसिडेंट हमने कई बार देखा है ये कॉल्स के, उनको ये आर्म्स वगैरह की जरूरत है फॉर हिज सोल्जर्स, पर हम सोल्जर्स ट्रेनिंग वगैरह करते, पर आर्म सप्लाई में ज्यादा डील्स हमने नहीं की है, पर ज्यादा नहीं, तो लिमिटेड है, हम लिमिटेड उसको रख रहे हैं, मिलिट्री कंपोनेंट को लिमिटेड रख रहे हैं, तो वो है। और इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए भी डिटेल्स यहाँ दी गई है। तो काफी सारी आर्म्स डील्स हमने की है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी है हमारे जो यहाँ डिटेल्ड आउट है, हमने कई बार इसको भी डिस्कस किया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इससे जॉइंट एक्सरसाइजेस है, इवन मलाबार एक्सरसाइज जो हमने रिसेंटली अभी कंक्लूड की है। फिर बायलैटरल पैक्ट्स जो अभी डिस्कस किया हमने, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2012 में हुआ था। इवन इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप फॉर 10 इयर्स, ये हमने 2015 में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है। फिर जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन, ये 2015 में साइन किया गया है। इवन मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस इंडिया को दिया गया है बाय यूएस बाय लॉ, मतलब यूएस की कांग्रेस ने हमको ये स्टेटस दिया है।
फिर इवन दिस इज फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कि हम यूएस हमारे साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर सके इजीली। और इवन लेमुआ अग्रीमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट भी इंडिया और यूएसए ने साइन किया है, तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज फैसिलिटेट करने के लिए बिटवीन द टू फोर्सेस। फिर अगला न्यूज आइटम है बीबीसी अंडर फायर फॉर रेशियल जेंडर पे गैप। तो बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एक्चुअली पब्लिकली फंडेड है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड है। तो ये यूके गवर्नमेंट उनको फंड करती है, मतलब कि टैक्स पेयर्स के पैसे से ये अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और यहाँ पे जो वो सैलरीज पे करते हैं, जो टॉप उनके एक्टर्स है, प्रेजेंटर्स है, तो इनके टॉप सैलरीज जो है ये अब रिवील की गई और गवर्नमेंट ने उनको कहा कि रिवील की जाए। अब तक ये रिवील नहीं की जा रही थी, तो ये क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी है, तो ये डिमांड जब गवर्नमेंट ने किया है, तो जो पेमेंट सामने आए हैं सैलरीज जो, तो वो इवन टॉप एक्टर्स की सैलरीज यहाँ पे यूएस यूके के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा है कुछ की, तो वो है। और ये जेंडर के हिसाब से भी पेज में डिफरेंस है और रेस के हिसाब से भी, जो व्हाइट है जो स्टार्स है उनका पे काफी ज्यादा है, और जो एशियन वगैरह जो है यहाँ पे लोग उनका पे काफी कम है। तो ये सारी डिटेल्स इसमें सामने आई है और काफी डिबेट हो रही है इन द कंट्री इन यूके रिगार्डिंग दिस। तो ये है, तो ये एक पॉइंट ये भी रखी जा रही है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के बीबीसी को कहा कि आप अपना सारा डिटेल्स दो, क्योंकि गवर्नमेंट इनको इनका जो पावर्स है उनको अंडरमाइन करना चाहती है प्राइवेट चैनल्स को एंडोर्स करने के लिए। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट से ही ये किया गया है, स्टेप लिया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बेयर कपेक्स फॉर 2 एयरपोर्ट्स। तो 2 एयरपोर्ट्स है, जयपुर और अहमदाबाद, इनको प्राइवेटाइज करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि कपेक्स हम देख लेंगे। कपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ भी करना होता है, तो जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो लॉन्ग टर्म उसके रिटर्न्स आएंगे। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो स्पेंडिंग है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद करेगी, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी करेगी। जो प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेट डेवलपर्स आएंगे, उनको सिर्फ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस देखना होगा एयरपोर्ट्स का। तो ये फाइनलाइज किया गया है। तो मतलब 2 टाइप एक्सपेंडिचर हमेशा 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, और करंट मतलब जो ऑपरेशन मेंटेनेंस रिलेटेड जो है रेगुलर डे टू डे अफेयर्स, तो वो प्राइवेटाइजेशन सिर्फ ऑपरेशन से मेंटेनेंस में किया जाएगा। तो गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है इसको कि वो ये डील को और अट्रैक्टिव करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मेजर एक्सपेंडिचर है, अगर उसको ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखेगी। और ये एक्चुअली पॉलिसी नहीं है, जो प्रीवियस डील्स हुए प्राइवेटाइजेशन के, मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स जो प्राइवेटाइज किए गए हैं, तो यहाँ पे जो कंसोर्टियम ने इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जीएमआर और जीवीके, दिल्ली में जीएमआर और मुंबई में जीवीके, ये 2 कंसोर्टियम से इनको पूरा प्राइवेटाइजेशन किया है। मतलब इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखना होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी देखना होता है। लेकिन अब जयपुर और अहमदाबाद के लिए गवर्नमेंट ये मॉडल अडॉप्ट कर रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है ONGC gets nod to buy government's 51% in refiner HPCL। तो कैबिनेट ने गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि उनका जो 51.11% स्टेक है HPCL में, वो बेचेगी टू ONGC। तो HPCL भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ONGC भी, तो एक PSU से दूसरी PSU में स्टेक जाएगा। तो ये 51.11% जो स्टेक है गवर्नमेंट का स्टेक है। तो ONGC गवर्नमेंट से खरीदेगी, तो ONGC गवर्नमेंट को पे करेगी अराउंड 26,000 to 30,000 करोड़। तो ये पेमेंट की वजह से गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था ये फाइनेंशियल ईयर का 72,500, उसका 40% कवर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ONGC। तो वही इतना सारा डिसइन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा, तो ये पूरा जो फंड भी होता है ये एक्चुअली होता है गोज टू अ नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, और इसके अंदर जो 75% जो है इसमें फंडिंग वो यूज किया जाता है फॉर सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन और इवन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और बाकी 25% बाकी PSUs के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है।
तो यही है, अब तक जो हमने देखा है वही है, गवर्नमेंट इतना फंड अक्यूमुलेट कर रही है। इवन जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, लाइक डिमोनेटाइजेशन लाया गया है, इवन जो इनकम टैक्स रिलेटेड जो आधार लिंकेज लाया गया है, ताकि जो टैक्सेशन में कोई जीएसटी भी लाया गया है, तो पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेशन इंक्रीज होगा, वो सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो मनी विल कम टू द गवर्नमेंट, ये भी मनी डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को जाएगा। पर जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन हमको चाहिए, जो हमको दिखना चाहिए ऑन द ग्राउंड कि सिचुएशन चेंज हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर चेंज हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, एटलीस्ट द इनिशिएशन, कुछ कंप्लीटली रेडिकल चेंज तो नहीं होने वाला है, पर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन हम जा रहे हैं कि हाँ सबको हेल्थ एक्सेस मिलेगा, सबको एजुकेशन मिलेगा। वो इनिशिएटिव्स को ऑन एजेंडा नहीं लिया गया है अभी तक। तो वही है, यहाँ पे यही एक और प्रपोजल है, गवर्नमेंट विल गेट डिसइन्वेस्टमेंट से फंडिंग मिलेगा। तो ये है रिगार्डिंग दीज डिटेल्स के एचपीसीएल से ये ओएनजीसी को ट्रांसफर किया जाएगा स्टेक। फिर अगला न्यूज आइटम है भारत नेट डेडलाइन पुश टू मार्च 2019। तो ये है भारत नेट प्रोजेक्ट। तो ये एक्चुअली भारत नेट प्रोजेक्ट नया नाम दिया गया है, ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट था वो था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो ये NOFN जो है ये इनिशिएट किया गया था बाय यूपीए गवर्नमेंट। तो 2011 में उन्होंने ये प्लान किया था, और इसके अंदर टारगेट ये है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत से कंट्री में इन सबको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो ये था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम। तो ये इसका एक्चुअली टारगेट इवन यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 एंड रखा था, पर वो ये इतने 2 साल में ऑप्टिकल फाइबर उन्होंने इतना ले डाउन नहीं कर पाए, तो इसीलिए उन्होंने सितंबर 2015 को ये टारगेट पुश बैक किया था। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, तो उन्होंने ये टारगेट को अभी फिर से पूरा प्रोजेक्ट री एग्जामिन किया, रीनेम किया, NOFN बन गया भारत नेट प्रोजेक्ट, और इसका डेडलाइन उन्होंने रखा कि एंड ऑफ 2016 तक हम ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग था, कुछ फ्रॉम स्क्रैच नहीं करना था उनको। तो ये डेडलाइन को कुछ हो नहीं पाया, तो उन्होंने फर्दर ये डेडलाइन को डिले किया कि दिसंबर 2018 को डेडलाइन डिले की जाएगी। अब जो न्यूज है वो ये है कि यूनियन कैबिनेट ने इवन सेकेंड फेज जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसका डेडलाइन उन्होंने अब मार्च 2019 कर दिया और पुश बैक कर दिए। तो ये एक्चुअली फर्स्ट फेज में था कि 1 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए, और सेकेंड फेज में बाकी के 1.5 लाख ग्राम पंचायत को। तो ये 1 लाख ग्राम पंचायत को एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन हो गया है, पर इनमें से सिर्फ 22,000 ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिला है। तो यहाँ कंसर्न जो आ रहे हैं वो है इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए। तो इक्विपमेंट प्रोक्योर करने में उनको इश्यूज आ रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर है लेकिन वो अब तक फंक्शन नहीं कर पा रहे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंची। तो वही है, ये सारा जो फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू होता है। तो इसको यूज करके गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट करती है। और ये USOF क्या होता है ये हमने कई बार देखा है, वही है। तो ये एक्चुअली सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हर साल 5% ग्रॉस रेवेन्यू जो उनका होता है वो ये फंड को कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस फंड को यूज करके रूरल सेक्टर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या टेलीफोन कनेक्टिविटी लाने के लिए एक्चुअली बनाया गया था, तो रूरल एरियाज में ये प्रोवाइड करने के लिए। तो यही फंड यूज करके गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करना है। तो ये अभी न्यूज यही है कि ये डिले किया गया है। तो यही डिटेल्स दी गई है इवन NOFN की। तो इसके लिए इवन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था इसको इम्प्लीमेंट करने को। फिर अगला न्यूज आइटम है NCLT रिजर्व्स ऑर्डर ऑन IBC पिटिशन अगेंस्ट भूषण स्टील। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो एस्टैब्लिश किया गया है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, हम कई दिनों से अब डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर पिटिशंस फाइल किए गए अगेंस्ट भूषण स्टील एंड पावर और इवन भूषण स्टील। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक रिस्पेक्टिवली ने दोनों ने इन दोनों के अगेंस्ट बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए हैं। ये बिग डिफॉल्टर्स है। तो यहाँ पे जो पेटिशन है सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए। तो वही यहाँ पे जज कह रहे हैं कि इसके लिए RBI ने जब डायरेक्शन दिया बैंक्स को तो वो इनिशिएट कर रहे थे, क्यों RBI के डायरेक्शंस के लिए क्यों उनको वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे वही बैंक्स कह रही है कि वो इनिशियली जो स्टेप्स ले रहे थे वो ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए बैंक्रप्सी स्टेज पे नहीं जा रहे थे। तो वही है कि वो ट्राई कर रहे थे कि NPOs अगर अदर मीन्स से अगर रिजॉल्व हो सकते हैं।
तो वो स्टेप्स लिए जा रहे थे। तो अब इसके ऊपर एनसीएलटी अपना रूलिंग देगी। और ये न्यूज है वही एनपीएस के ऊपर। तो ये क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, तो क्राइसिल ने एक रिपोर्ट दी है अबाउट एनपीएस इन द कंट्री। तो वही वो कह रहे हैं कि ये बैंक आरबीआई को जो ऑर्डिनेंस के थ्रू पावर मिला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया और आरबीआई को पावर्स दिए गए, तो वो पावर्स मिलने के बाद अब जो है एनपीएस रिजॉल्व करने के लिए अब ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि मेन टारगेट अब ये है कि डेट रिड्यूस हो, और डेट रिड्यूस होने के लिए अगर इवन मेनली अगर एसेट्स ट्रांसफर भी करना है अगर डिफरेंट मैनेजमेंट को, कि वो कंपनी से वो एसेट्स सेल ऑफ किए जाए, किसी और कंपनी को दी जाए, किसी और मैनेजमेंट को दिए जाए, और वो उसमें एडिशनल रिसोर्सेज भी ला सके और फंड्स ला सके और उसको वायबल बना सके। तो ऐसे स्टेप्स लिए जाए, ड्रास्टिक स्टेप्स लेने के लिए अब आरबीआई ने पुश किया है। तो इसीलिए ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो वही, तो ये क्राइसिल भी कह रही है कि इस वजह से इवन बैंक्स को 60% कट लेना पड़ेगा। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि बैंक्स ने 40% तो प्रोविजन कर दिया है, क्योंकि एनपीएस भी काफी टाइम से इंडिया में कंसर्न रहा है। इवन मार्च 2017 एंड तक इंडियन बैंकिंग सेक्टर में 8 लाख करोड़ के एनपीएस है। और वही वो कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ इसका 50% जो ये 50 लार्ज स्ट्रेस्ड एसेट्स है, 50 कंपनीज है जिनका ये आधा एनपीएस है। और ये कंपनीज है इन मेटल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और पावर। तो मेजर जो है डिवन कह रहे हैं कि पावर सेक्टर में जो है वो मॉडरेट हेयर कट से, मॉडरेट उनका उससे कट से ये फंक्शन कर सकते हैं, वायबल हो सकते हैं, लेकिन मेटल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है। तो ये डिटेल्स है। तो अब क्योंकि इनके ऊपर ड्रास्टिक स्टेप्स अब लिए जाएंगे, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कंप्लीट अब एक्शन लिया जा रहा है। और ये वही है हेयर कट्स, हर सेक्टर में कितने हेयर कट्स लगेंगे, कितना कट करना पड़ेगा। तो यह प्रोविजनिंग की हम जो बात कर रहे थे, तो 40% प्रोविजनिंग बैंक्स ने ऑलरेडी की है। तो प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि क्योंकि उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है तो उसको बैंक को पता है कि ये रिटर्न तो आने वाला नहीं है, ना इंटरेस्ट मिलना है ना लोन मिलना है जो हमने दिया है, तो रिटर्न नहीं मिलना है। तो इसीलिए, और बैंक्स ये सब कहाँ से देते हैं? थ्रू डिपॉजिट्स। उनको डिपॉजिट्स जो मिलती है वो डिपॉजिट्स वो लोन्स देते हैं और इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो अगर डिपॉजिट के लिए डिमांड आ गया तो उनको पैसा तो एडजस्ट अरेंज करके रखना होता है ना, तो वो कहते हैं प्रोविजनिंग। तो 40% ये एक्सपोजर का 40% प्रोविजनिंग ऑलरेडी बैंक्स ने कर दिया है। तो अब 60% उनको ये हेयर कट्स यहाँ लेने पड़ेंगे, उसके बारे में ही यहाँ पे क्राइसिल रिपोर्ट मेंशन कर रहे हैं। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।